नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले की सियासत किस तरह से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी यूपी की पहली जनसभा में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा छाया रहा। मुख्यमंत्री के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया और इन सब के लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे परिवार से मिलने खुद मुख्यमंत्री उनके घर भी गए। देखते हैं रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले ये सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। सीएम योगी कैराना में पहले पलायन करने वाले उन 3 परिवारों से भी मिलने गए जो वापस लौटे हैं। 2014 से 2016 के बीच कैराना में माफिया मुकीम काला गैंग की रंगदारी वसूली से तंग आकर कई परिवार यहां से पलायन कर गए थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे। इसने पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की थी। चुनाव के वक्त फिर दंगों के जख्म कुरेदे गए। दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, सब जानते हैं दंगा किसने कराया। हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। जो दंगा कराने वाले थे उन्हें सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जाया गया। पूरा सहारनपुर जल गया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ गई तो गुंडागर्दी यहां फिर बढ़ जाएगी। लोग देश को लूटना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं, सोचते मेरी सत्ता आ जाए तो गुंडे रोड पर घूमे और शामली के अंदर हर मोहल्ले में गोली चलावे। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पे मुसलमानों के शामिल होने से दंगों से पैदा हुई हिंदू मुस्लिम दूरी काफी कम हुई है। कृषि कानूनों की वजह से बड़े पैमाने पे किसान उस इलाके में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे सपा और आरएलडी अलायंस मजबूत हुआ है। सियासत के जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि चुनाव के वक्त 8 साल पुराने दंगे याद किए जा रहे हैं। कैराना में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो जानकार तो ये भी कहते हैं जब अपनी सरकार के पास गिनाने के लिए काम का बहुत कुछ नहीं होता तो जनता के सामने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कानून बनाने का अधिकार विधायकों के पास है, लेकिन कई बार हमने देखा है, बताया है कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही चंद घंटों में सिमट जाती है। आप खुद सोचिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बगैर चर्चा के कानून बनाए जाते हैं, पास हो जाते हैं और ऐसे में विधानसभा का औचित्य फिर क्या रह जाता है। मध्य प्रदेश से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2021 मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया गया। 2 दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में 6 विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया। इसमें मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक भी था, जिसमें जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। 15वीं विधानसभा में ऐसे 6 मिनट में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक पास हो गया। देश भर में सुर्खियों में छाए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर भी शोर शराबे के बीच महज 1 घंटा 14 मिनट की चर्चा हुई।
2021 में कानून बनाने या संशोधन के लगभग 28 प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में रखे गए। इनमें से 19 से अधिक प्रस्ताव शोर शराबे के बीच बिना चर्चा किए पारित हो गए। खुद विधानसभा अध्यक्ष भी इसे चिंता की बात बता रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि ये कोई कानून, खासतौर पर जो दंडात्मक कानून है, उन कानूनों में वो बिना बहस के पारित होते हैं तो शायद वो उतना सुविधाजनक नहीं होता। वाद विवाद के कारण या हंगामे के कारण विधानसभा को बार बार स्थगित करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। स्वाभाविक है, सरकार का काम करना पड़ेगा, इसलिए अपन उसको जो आता है प्रस्ताव उसको पास ही होता है, वो पास हो जाता है। यही नहीं, लोकतंत्र में हमें आपको इसलिए भी फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन चली। इसमें भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए 5315 सवालों में से 4200 अमान्य हो गए। मौजूदा 15वीं विधानसभा में पिछले साल 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। सत्ता और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बगैर चर्चा के इस तरह की चीज़ें पास कराई जाए, इनकी लोकतंत्र में कहीं कोई आस्था नहीं है और ये बिल्कुल हिटलरशाही पे चले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार है। इसमें दोषी तो कांग्रेस है और आप केवल मध्य प्रदेश की बात क्यों करते हैं? लोकसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेतृत्वहीनता का परिचय देते हुए केवल हंगामे के माध्यम से अपने को पेपर की सुर्खियों में बने रहने का जो काम किया है, उसी का ये परिणाम निकला है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो मंच है जहां हम कानून बनाते हैं और निश्चित रूप से कानून बनाने में उसके गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। पर कांग्रेस ने लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सदन को चलने में बाधा पैदा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एजुकेशन की जरूरत है। ये उस राज्य में है जहां विधानसभा का सालाना बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए अलग अलग अनुदानों के भी मान ले तो 85 करोड़ रुपए विधायकों के वेतन भत्ते, सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बिजली, पानी, साफ सफाई पर खर्च होते हैं। किसी भी विधायिका का मूल काम कानून बनाना, उसके गुण दोषों पर चर्चा करना है। लेकिन मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में पिछले कुछ वक्त से बने कानून चिंता का सबब इसलिए हो गए हैं क्योंकि दर्जनों ऐसे कानून और संशोधन पारित हुए जिस पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। शोर शराबे के बीच में ही उन्हें पारित कर दिया गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक जीका वायरस संक्रमण के करीब 100 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं। सरकारी अस्पतालों में जीका वायरस के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अभी खाली ही नजर आ रहे हैं। I have Manju Kushwaha here with me, who is the in charge of this Zika ward. मंजू जी, ये जानना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ आपका वार्ड अभी तो खाली है, ये तो अच्छी बात है कि कोई सीरियस सिम्टम से नहीं आया है, लेकिन क्या थोड़ी चिंता भी है आप लोगों में कि भाई सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है? या जिस हिसाब से अभी इस समय जो सुनाई देता है कि 66 केसेस फिर 89 केसेस ऐसे जो बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं कि अगर कोई भी सिम्टम्स या सीरियस सिम्टम्स से रिलेटेड कोई पेशेंट्स आता है तो उसके लिए हर सिचुएशन के लिए हम लोग रेडी हैं। इवन डॉक्टर्स के भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोगों को मिल रखा है। बाकी जो हम लोगों की जो तैयारी है वो फुल एंड फाइनल हर तरीके से तैयार है। खैर अभी तक ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट अभी एडमिट नहीं हुए। जो पेशेंट हमारे यहाँ आए भी हैं फीवर के, जिनमें सिम्टम्स दिखाई दिया है, उसमें नॉर्मली वही फीवर और कुछ में वॉमिटिंग दिखाई दी है, कुछ में रैशेस भी 1-2 में दिखाई दिए हैं। जॉइंट्स पेन इनका मेन थोड़ा सा सिम्टम्स रहा है, जिसमें जॉइंट पेन दिखाई देता है। तो उसके लिए जो भी यहाँ के एंटीबायोटिक्स और जो भी दवाइयाँ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और दक्षिण के राज्य कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां नर्सरी यानी प्री स्कूल भी अब शुरू हो गए। तकरीबन 20 महीनों के बाद सरकार ने शर्त रखी है कि जहां 2% से कम संक्रमण की दर है, सिर्फ वहीं स्कूल खुले रहेंगे। फिलहाल कर्नाटक में संक्रमण दर 1% से कम तकरीबन 0.22% के आसपास है। धीरे धीरे स्कूलों में रौनक लौट रही है। प्री स्कूल के बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं।
अभिभावक भी खुश हैं। लंबे अरसे बाद उनके बच्चे स्कूल गए। School has to open today or tomorrow. हमारे पास विकल्प भी क्या है, कोरोना के साथ ही जीना है और ये लंबे समय तक रहेगा। जैसे कभी डायरिया और मलेरिया हुआ करता था, लेकिन हम बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। Children's education and all those things. क्या कर सकते, इतना दिन घर में रह के बच्चे भी स्कूल का एटमॉस्फेयर से बहुत मिस कर रखे थे। अभी खुशी से जाके आया, देखेंगे प्रिकॉशन तो ले लेके स्कूल में। पहली से 12वीं तक के स्कूल पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन प्री स्कूल अब खोले गए और वो भी कुछ शर्तों के साथ। बच्चे घर से खाना और पानी साथ लाएंगे और शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि वो एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया गया तो क्लास के सभी बच्चों का टेस्ट करवाया जाएगा। स्कूल को गर्म पानी और सैनिटाइजर रखना होगा। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य है। वैसे ज्यादातर स्कूलों ने प्री स्कूल फिलहाल नहीं खोले हैं, क्योंकि एहतियाती इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा और जो खुले हैं वहां भी कम ही बच्चे आए। After almost 20 months, तकरीबन 20 महीनों के बाद स्कूल खुले हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हमारी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि एसओपी हमें फॉलो करना है और ये मुश्किलों से भरा काम है। SOP has to be maintained. सरकार ने इजाजत दे दी, स्कूल अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठा रहे हैं। ऐसे में अब अभिभावकों को यह तय करना है कि मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल भेजना वो सुरक्षित समझते हैं या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।